Okay, now let's move to the second page. तो फर्स्ट पेज में बहुत टाइम गया है, अब मैं डिस्कशन का स्पीड थोड़ा इंक्रीज करूँगा. Okay, let me tell you that I have separated the relative velocity portion. ये जो आई थिंक पेज नंबर 7 और 8 था, उसको मैं प्रोजेक्टाइल के साथ डिस्कस करूँगा. तो इस डिस्कशन में मैं सिर्फ अप टू पेज नंबर 6 डिस्कस करूँगा. ओके ओके, देखो नाउ सेकंड पेज में ये प्रश्न मतलब जेई के है ऐसे नहीं, ये बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं ऐसे प्रश्न. तो इनमें बहुत जेई वाला टच है ऐसा नहीं है ना. ये जनरल प्रॉब्लम्स है. किसी भी आपने अगर दिया है कभी छोटे क्लास में भी, तो ऐसे प्रॉब्लम्स आते रहे हैं. तो इनको आप खुद कर सकते हैं. तो मैं एक दो प्रॉब्लम्स आपको दिखा देता हूँ. तो अब कुछ लोग होते हैं कि लैंग्वेज को देखकर कि इतना बड़ा प्रॉब्लम, तो वो छोड़ देते हैं. तो दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक दे आर मेकिंग इन एग्जाम. बिकॉज मैं जो मानता हूँ कि जो प्रश्न एक्सप्लिसिटली डिटेल में तुमको दिया गया है उसे तुम पहले अटेम्प्ट करो. क्यों जो प्रश्न एक लाइन में लिखा है उसे अटेम्प्ट करने जाते हो? दैट इज मोर डिफिकल्ट. Those questions which are just a one line problem, two line problem, they are most difficult problem. And when the problem is explicitly elaborately discussed in your paper, why not attempt that problem first? तो इनमें प्रॉब्लम्स की लैंग्वेज बड़ा है, इसका मतलब इनमें सब कुछ बताया गया है तुमको. तो ऐसे छोड़ना ये सबसे बड़ी गलती है. जो बड़े प्रश्न हो ना उनको पहले अटेम्प्ट कर लिया करो, क्योंकि उनमें सब कुछ दिया है. एवरी इंफॉर्मेशन इज गिवन, नथिंग इज हिडन फ्रॉम यू. और जो छोटे प्रश्न हैं उनमें कुछ ना कुछ छुपाया गया है तुमसे, जो तुम्हें खुद निकालना है. तो जैसे 13 प्रॉब्लम है, तो इसको पढ़ोगे तो ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें. एक बार मैं इसको रीड करता हूँ. A sports car passing a police checkpoint at 60 km per hour immediately started slowing down uniformly until its speed was 40 km per hour. It continued to move at this speed until it was passed by a police car 1 km from the checkpoint. The police car had started from rest at the checkpoint at the same instant as the sports car had passed the checkpoint. The police car had moved with constant acceleration until it had passed the sports car. Assuming that time taken by the sports car in slowing down from 60 km per hour to 40 km per hour was equal to the time that it traveled at constant speed before passed by the police car, find the time taken by the police car to reach the sports car. अगर तुम एक बार में समझ नहीं पाते हो तो तोड़ तोड़ के पढ़ो, लेकिन समझो प्रॉब्लम को. जैसे मेरी जो हैबिट है वो एक बार मतलब वन गो में फुल स्टेटमेंट में पढ़ लेता हूँ. उसके बाद मेरी इमेजिनेशन चालू हो जाती है, ये अच्छा ये सिचुएशन है. तो यहाँ पे अगर देखे तो 13 प्रॉब्लम व्हाट इज इस क्या कह रहा है क्या तुमको कि एक पुलिस चेक पॉइंट. देखो प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद अगर इमेजिनेशन तुम नहीं कर पा रहे हो तो आई थिंक फिजिक्स तुम्हारा अच्छा नहीं जाएगा. क्योंकि फिजिक्स में आई थिंक 70% इज ओवर इमेजिनेशन ओनली, 30% मैथमेटिक्स इन्वॉल्व. बाकी 70% अगर तुम इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो फिजिक्स तुम कैसे पढ़ोगे. तो let me make my road here, then you will understand it
क्लियरली। तो ये मेरा रोड हो गया। अब पुलिस चेक पॉइंट था, यहाँ पे एक कार ने उसको 60 किलोमीटर पर आवर से पास किया एंड कुछ देर तक वो नेगेटिव एक्सीलरेशन से चला, इसलिए उसकी वेलोसिटी घटकर कुछ देर बाद 40 किलोमीटर पर आवर हो जाता है एंड उसके बाद दैट कार इसी स्पीड से चलता है, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर से ही चलता है कांस्टेंट वेलोसिटी से एंड it was passed by the police car when it was at a distance of 1 kilometer from this checkpoint। तो इसको मैं C कह देता हूँ। तो from this checkpoint at 1 kilometer distance he was passed by the police car। तो पुलिस कार भी इसी समय जब ये कार चेक पॉइंट को पास किया, at that same moment that police car also started to move in this direction। Initially it is at rest but धीरे धीरे ये एक्सेलरेशन गेन करता है और इसको 1 किलोमीटर दूरी पे पास करता है। तो दिस इज द लैंग्वेज ऑफ द प्रॉब्लम। अब ये कहा गया है कि एज्यूम कर लो कि जो टाइम इसे 60 से 40 होने में लगा है वो सेम टाइम इसे ओके कहाँ गया, कांस्टेंट स्पीड बिफोर पास्ड बाय द पुलिस कार। ओके, तो यहाँ की जो टाइम है यहाँ से यहाँ स्लो होने में, इफ इट इज t1 एंड दिस इज t2, तो तुम्हें ये एज्यूम करने को कहा गया है कि t1 इक्वल्स टू t2। अब तुम निकालो जो पुलिस कार टाइम लेगा टू रीच दिस स्पोर्ट्स कार। तो पुलिस कार कितना टाइम लेगा, तुम्हें क्या लगता है? t1 प्लस t2। इसने t1 प्लस t2 टाइम पे दिस कार हैज रीच दिस पॉइंट एंड because the police car started at the same instant, then it will also take t1 plus t2 time to reach this point। तो तुम्हें t1 plus t2 निकालना है and t1 plus t2 क्या है, that is 2t। तो अगर तुम t निकाल लो तो सब कुछ निकल जाएगा। अब t कैसे निकालो, तो because this car, यहाँ पे तुम्हें कहा गया है कि दिस कार इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन डिसेलरेशन। तो जब यूनिफॉर्म होता है सो वी कैन यूज द कंसेप्ट ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो अगर इस पूरे समय में मैं अगर एवरेज वेलोसिटी देखूं तो दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर। तो मैं कह सकता हूं कि 50 किलोमीटर पर आवर से इसने t डिस्टेंस ट्रैवल किया एंड 40 किलोमीटर पर आवर से इसने मल्टीप्लाइड बाई t ये डिस्टेंस ट्रैवल किया एंड दैट टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। तो यहाँ से जो तुमको t मिलेगा दैट इज 1/90। नाउ द पुलिस कार वो जो टाइम लेगा दैट इज 1/45 आवर। तो आवर को अब तुम कन्वर्ट करो सेकंड में या जो भी करना चाहते हो। तो ये इजी प्रॉब्लम था, बाकी सारे प्रॉब्लम्स ऐसे ही हैं, कुछ खास है नहीं। तो मैंने क्या किया था कि एज अ प्रैक्टिस तुम प्रैक्टिस कर लोगे तो हाँ तुम फेमिलियर हो जाओगे, हाँ ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स भी था। ओके, सेकेंड पार्ट, द स्पीड ऑफ द पुलिस कार एट दैट इंस्टेंट व्हेन इट पास्ड द स्पोर्ट्स कार। तो अब तुम ये सब निकल पाओगे क्योंकि ये पार्ट हो गया। यहाँ से वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, देखो तीन ही तो फॉर्मूला है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ए सी इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब तीनों को यूज करके तुम बाकी तीन निकालो।
It's your responsibility to find other two. Okay, अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? ओके, क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा अच्छा था, 13 से थोड़ा अच्छा ही था, तो इसको मैं डिस्कस कर देता हूँ। 14 क्या कह रहा है कि प्रश्न पढ़ते ही तुम इमेजिनेशन करना शुरू कर दो, तभी तुम और अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाओगे। तो जैसे यहाँ पे कह रहा है 2 रेलवे स्टेशन ए एंड बी, तो तुम्हारे दिमाग में आ जाने चाहिए कि रेलवे स्टेशन है ए बी, 50 किलोमीटर अपार्ट, सर्व्ड बाय इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, डिसेलरेट 5 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड, एक्सेलरेट 3 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड, maximum speed 90. There are 12 intermediate station. Journey from A to B by a fast non-stop train. तो इतना पढ़ते ही पूरा चित्र तुम्हारे सामने आ जाने चाहिए कि मेरा ये है ये स्टेशन, ये है बी स्टेशन, there are 12 intermediate station. मैंने सारे बनाए नहीं, 12 intermediate station. Maximum speed is 90 किलोमीटर पर आवर. Acceleration, positive acceleration is 5 किलोमीटर पर आवर, and per second negative acceleration is जो deceleration है that is 3 किलोमीटर पर आवर per second. ओके, तो बाय अ फास्ट नॉन स्टॉप ट्रेन, अगर ट्रेन स्टॉप नहीं करता डायरेक्टली ए टू बी जाता है तो कितने टाइम, मिनिमम टाइम में वो जा पाएगा? तो देखो, ट्रेन स्टार्ट होगा जीरो, वेलोसिटी जीरो से, एंड जो जब वो एंड करेगा स्टेशन बी पे, तब वो वेलोसिटी जीरो के साथ ही एंड करेगा। तो मतलब, और हमें पता है अगर कुछ डिस्टेंस हमें लीस्ट टाइम पे कवर करना है तो हमें मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ जाना पड़ेगा। तो अब देखो, ये जीरो से चालू होगा तो मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करने को एक टाइम उसको जाएगा। जीरो से चालू होकर जब ये 90 किलोमीटर पर आवर पे जाएगा तो उसमें एक टाइम जाएगा जिसको मैं t1 कॉल करता हूँ, और मैक्सिमम से घटकर जीरो पे आने में भी एक टाइम जाएगा जिसको मैं t2 कहता हूँ, और बीच में जो डिस्टेंस है वो 90 किलोमीटर पर आवर से ये मूव करता है, इसको मैं t3 कहता हूँ। तो तुमको जो निकालना है वो t1 प्लस t2 प्लस t3, ये तीन निकालने हैं। अब t1 निकाल लो, ये अब ये इजी पार्ट है, तुम कर सकते हो। t1 क्या होगा, v यहाँ से यहाँ पर, यहाँ पे ट्रेन ने मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन कर ली, तो v max इज इक्वल्स टू u जो जीरो था, at, ये तुमको दिया गया है 5 एंड t1, v max इज 90, तो t1 आ गया 18, सॉरी यस 18, मैंने कुछ गलत लिखा है क्या? अच्छा, इन दोनों को उल्टा कर दिया, ठीक है वो तुम कर लेना। पॉजिटिव एक्सेलरेशन ये था, डिसेलरेशन ये था। ओके, तो 3 रख देना, और t1 आ जाएगा 30 सेकेंड, t2 ये भी तुम निकाल सकते हो, एंड t3। अब t3 कैसे निकालोगे? तो t3 निकालना तो नहीं चाहता क्योंकि ये भी आसान है, फिर भी t3 निकालने के लिए तुम्हें पहले वो जो डिस्टेंस है वो पहले निकालना पड़ेगा कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, ये डिस्टेंस कितना है, तब वेलोसिटी से डिवाइड कर देना, तुम्हें मिल जाएगा। तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे? तो ये डिस्टेंस तो पता है, एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तुम्हें टी पता चल गया,
u तो 0 है, a भी पता है, तो यहाँ से s1 निकाल लेना, ये s2 है, ये भी निकाल पाओगे, एंड s3 उसको 50 किलोमीटर से घटा देना। तो आई थिंक s3 कुछ 49 पॉइंट समथिंग आ जाता है। कितना आता है भाई? 49.4 ऐसा ही कुछ आता है। तो ये निकल गया। अब इसको 90 से डिवाइड कर देना तो T3 निकाल जाएगा। अब उसको ऐड कर देना यहाँ पे, तो तुम T1 प्लस T2 प्लस T3 दैट इज द टाइम, लीस्ट टाइम टेकन बाय द नॉन स्टॉप ट्रेन। अब जब बीच में स्टॉप ऐड हो जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा? देखो यहाँ पे बताया गया है कि जो स्टॉपेज है, मतलब इंटरमीडिएट जो स्टेशंस है, दे आर अपार्ट मोर देन अ किलोमीटर। तो इससे तुम्हें एक हेल्प मिला कि ट्रेन मैक्सिमम वेलोसिटी इंटरमीडिएट स्टेशन के बीच में भी जा पाएगा, क्योंकि जो S1 मैक्सिमम वेलोसिटी पहुंचने में और मैक्सिमम वेलोसिटी से जीरो आने में जो टाइम और डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, दैट इज लेस देन 1 किलोमीटर। दैट्स मीन you can achieve the maximum speed in intermediate station also। तो ये जो डिस्टेंस है इनको 12 बार, आई थिंक 12, क्योंकि 12 इंटरमीडिएट स्टेशन है तो यहाँ से, सॉरी 12 इंटरमीडिएट स्टेशन है तो 13 गैप है, तो S1 प्लस S2 ये जो डिस्टेंस है ये 13 टाइम्स तुमको काउंट करने पड़ेंगे, क्योंकि एवरी स्टेशन इट विल स्टॉप। तो उसको 13 टाइम्स काउंट करो, जो बाकी बचे 50 में से उसको 90 से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हें टाइम मिल जाएगा। कुछ समझे कि नहीं समझे? यहाँ पे एवरी स्टेशन पे ये 0 से 90 जाएगा और 90 से 0 आएगा। इन बिटवीन एवरी टू स्टेशन इट विल अचीव मैक्सिमम वेलोसिटी। तो 0 से 90 जाने में और 90 से 0 आने में जो टाइम लगेगा वो टोटल टाइम 48 सेकेंड है, एंड दैट इज गोइंग टू हैपन 13 टाइम्स। तो वो तो होगा ही, एंड उसके अलावा तुम्हें यहाँ पे और एक इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि ईच स्टेशन में वो हाफ मिनट रुकता है, तो हाफ इंटू 12 होगा, एंड जिस टाइम वो 90 से चल रहा था वो डिस्टेंस कितना है? दैट इज 50 माइनस S1 प्लस S2 टाइम्स 30। इतने टाइम ये 90 के साथ चलता है, तो इसको 90 से डिवाइड करके तुम्हें टोटल टाइम मिल जाएगा फॉर पार्ट 2। ठीक है, ओके। अब देखो, मैं एकदम डिस्कस करने की कोई इच्छा है नहीं, क्योंकि ये सारे प्रॉब्लम्स सेम है, एकदम सेम बच्चों वाले हैं। तो देख लेने दो मुझको कौन सा डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 18 कर लोगे ना? ये तो आई थिंक फॉर्मूला भी रट लिया था कुछ लोगों ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 भी इजी है, 20 भी इजी है। कर लोगे तुम? कर लोगे ना? 19 में क्या है यार? कुछ है नहीं। अरे तुम ड्राइंग करते नहीं एकदम। प्रॉब्लम्स पढ़ने के बाद ड्राइंग तो बनाओ ठीक ठाक। ये मैन runs at a speed of 4 मीटर पर सेकेंड टू ओवरटेक अ स्टैंडिंग बस when he is 6 मीटर behind the door। तो ड्रॉ कर लो एक, तुम्हें अगर अच्छी खासी ड्राइंग आती है तो एक छोटा मोटा बस ड्रॉ कर लो ताकि समझ में आए। ये रहा तुम्हारा मैन, ये रहा 6 मीटर behind the door। The bus moves forward and continues with a constant acceleration of 1.2 meter per second square। How long does it take for the man to go to the door? तो मान लो कुछ t सेकंड लगा, तो t सेकंड में बस
बस भी तो थोड़ा मूव कर चुका होगा। तो मान लो t सेकंड में बस ने मूव किया x, तो जो x होगा वो हाफ ut स्क्वायर होगा, हाफ at स्क्वायर होगा। a दिया है, a पुट कर लेना, और t स्क्वायर एंड x प्लस 6, दिस इज द डिस्टेंस फॉर दिस मैन। एंड यहाँ पे कहीं कुछ कहा गया है, रुको जरा। इफ ही वॉज इनिशियली 10 मीटर बिहाइंड द डोर कैन ही कैच द बस। अच्छा, ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है, समझना। 10 मीटर वाला पार्ट अलग है, और रन्स एट अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मतलब सिर्फ ut ही होगा, ut। सो 4 इंटू टी। अब इन दोनों को सॉल्व करना, क्वाड्रेटिक आएगा। क्वाड्रेटिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन सॉल्व करने पे आ जाता है। तो 20 भी आसान था, 21, 22 एंड आई थिंक क्वेश्चन नंबर 14 कोई डिफरेंस नहीं है, एंड क्वेश्चन नंबर 23। चलो लास्ट प्रॉब्लम एक बार देख लेते हैं। 23. The driver of a car wishes to pass a truck that is traveling at a constant speed of 20 meters per second. Initially, the car is also traveling at 20 meters per second. Initially, the vehicles were separated by 25 meters, and the car pulls back into the truck's lane after it is 25 meters ahead of the truck. The car is 5 meters long and the truck is 20 meters long. The car's acceleration is a constant 0.6 meters per second square. How much time is required for the car to pass the truck? तो चलो लास्ट प्रॉब्लम इस पेज का, तो एक अच्छा ड्राइंग बनाते हैं। तो लेट मी चेक, एक अच्छा कार की पीएनजी ढूंढते हैं। चलो ये रहा कार, और ट्रक ढूंढने दो, ट्रक। ट्रक मिल जाए यार। ओ भाई, बहुत बड़ा ट्रक हो गया, छोटा करो इसको। इसको मिटाऊं कैसे? मिट गया क्या? हाँ मिट गया। इसको रोटेट कर दो, ये रहा। देखो, ऐसी इमेजिनेशन तुम्हारी माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा जो माइंड है दैट इज मोर कैपेबल देन अ कंप्यूटर। वो पूरा एक रियल वर्ल्ड बना सकता है विद इन अ सेकेंड, तो व्हाई नॉट यूज दैट कैपेबिलिटी। तो ये रहा कार, ये रहा ट्रक। तो बट द प्रॉब्लम इज एक्चुअली सेइंग दैट इनिशियली कार और ट्रक ऐसे था, इनकी जो डिस्टेंस थी दैट इज 25 मीटर। The car starts to move with 20 meters per second initially. Truck that is also traveling with a constant speed of 20 meters per second. And then the car pulls back into the truck's lane after it is 25 meters ahead of the truck. तो कार की एक एक्सेलरेशन भी है दैट इज 0.6 मीटर पर सेकेंड। तो कार क्योंकि ये एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा, दैट्स वाई इट पासेस द ट्रक एंड comes in front of the truck। तो इसको नहीं लेते। तो इनिशियल पोजीशन से अब फाइनल पोजीशन क्या होगा, इस समय पे ट्रक भी कुछ मूव कर चुका होगा ऐसे, और जो कार थी वो भी ऐसी जगह आ गया होगा कि इन दोनों की डिस्टेंस फिर से 25 मीटर हो गया। अब ध्यान से सुनना, तुम्हें कहा गया है हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द कार टू पास द ट्रक। ये तो बहुत आसान था, और
व्हाट डिस्टेंस डज द कार ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम। तो मैं बी पार्ट बताता हूँ, बाकी दोनों पार्ट तुम निकालना। तो बी पार्ट बता दिया तो बाकी दो हो ही जाएंगे आई थिंक, मतलब उनमें इतना कुछ ट्रैवल लेने वाला है नहीं। तो मैं मार्क करता हूँ। देखो ये तुम्हारा रेफरेंस है कि तुम स्टार्टिंग किसको मानते हो। अगर तुम कार की एंड को स्टार्टिंग मानते हो तो भी रिजल्ट ठीक आएगा, और अगर जो कार की फ्रंट है उसको अगर रेफरेंस मानते हो तो भी रिजल्ट ठीक ही आएगा। तो मैं फ्रंट को मान रहा हूँ। इसका मतलब कार जब यहाँ से यहाँ आएगा तो वो कौन कौन सी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। पहले वो इट्स ओन लेंथ उसको कवर करेगा, देन द डिस्टेंस इनिशियली बिटवीन द कार एंड द ट्रक वो कवर करेगा, फिर ट्रक ने जो डिस्प्लेसमेंट की है ये इसको कवर करेगा। अलग कलर लेते हैं यार, ये एक डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, देन द लेंथ ऑफ द ट्रक उसको कवर करेगा, देन अगेन 25 मीटर कवर करेगा। समझे कि नहीं समझे ये। एंड देन तुम दो बार इसको काउंट मत कर लेना। अगर तुम पहली बार फ्रंट को रेफरेंस माने हो तो इसको एंड मानते हैं हम जनरली। तो ये रहा टोटल डिस्टेंस जो ये ट्रैवल करेगा। तो इसको जोड़ दो तो इस कार डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार, तो उसकी खुद की लेंथ दी गई है, दैट इज 5 मीटर लॉन्ग, देन 25 मीटर, देन डिस्प्लेसमेंट बाय द ट्रक, देन अब डिस्प्लेसमेंट बाय द ट्रक कितना होगा ये भी तुम निकाल सकते हो, क्योंकि टी टाइम पे कार यहाँ से यहाँ आया है और टी टाइम पे ट्रक यहाँ से यहाँ आया है, सेम टाइम है ना, तो तुम निकाल लोगे, इसी से निकल जाएगा। रुको, 5 + 25 प्लस डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रक, लेंथ ऑफ द ट्रक दैट इज 20, देन 25 मीटर अगेन। तो ये जो पूरा डिस्टेंस है दैट इज ट्रेवल बाय द कार, और मुझको इनिशियल वेलोसिटी भी मालूम है, एक्सेलरेशन भी मालूम है, तो इसको मैं इसके साथ भी इक्वल कर सकता हूँ, दैट इज क्या ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो ut प्लस हाफ टी स्क्वायर के साथ इक्वल कर दो, ut प्लस हाफ a 0.6 टी स्क्वायर, और इस ट्रक जो था वो है 20t। तो इसको सॉल्व करोगे तो t निकल आएगा और t भी निकल आएगा और सेकेंड पार्ट भी हो चुका होगा। व्हाट इज द फाइनल स्पीड ऑफ द कार ये भी तुम निकाल पाओगे। तो सेकेंड पेज भी हो चुका है कंप्लीट। नाउ देखो थर्ड पेज वो सेम था एकदम, जो मैंने फर्स्ट पेज के डिस्कशन के टाइम जो थॉट कहा था वो थॉट आई थिंक यहाँ पे भी काम करना चाहिए। तो देखते हैं कौन से प्रॉब्लम डिस्कस करें। तो पहले प्रॉब्लम डिस्कस कर देते हैं फिर देखेंगे। सो अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रैवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ this where v is in meter per second, determine the time when the velocity of the particle is 30 meter per second। तो इसमें देखो a को v के साथ रिलेट किया गया है, जो इक्वेशन गिवन है a is 30 minus v by 5, और तुम्हें बोला गया है v as a function of time। तो इसका मतलब इसमें मैनिपुलेशन करके तुम्हें इसको टाइम के साथ
जोड़ना पड़ेगा। तो कैसे जोड़ोगे? तो a इक्वल्स टू dv बाई dt होता है। a इज dv बाई dt। तो v को इधर ले आओ और t को उधर ले जाओ। सो dv बाई दिस v टर्म इक्वल्स टू dt। अब इंटीग्रेशन कर दो। अब a dx ओवर ax प्लस b इंटीग्रेशन क्या होता है तुमको मालूम ही है, उसको अप्लाई करना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एक्सेलरेशन एज दिस, ये तो लल्लू सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 v नॉट माइनस के एक्स है इनिशियली, ये भी लल्लू है। कुछ है क्या प्रॉब्लम्स में? ये भी सेम इंटीग्रेशन पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 3 तो कुछ है तो नहीं इनमें। क्वेश्चन नंबर 2, अरे यार, a इक्वल्स टू 2s दिया गया है और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, तो तुम्हें ये इक्वेशन नहीं पता, ये नहीं पता। तो v dv इक्वल्स टू 2s ds। अब इससे कर दो, इंटीग्रेशन करके जो भी करना है कर लो। 3 4 भी नहीं बताऊंगा। सेम प्रॉब्लम 5 8 माइनस 2x ओरिजिन x इक्वल्स टू 2 पे वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी, सारे के सारे लल्लू है। वेलोसिटी निकालना एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, उसको डेरिवेटिव करके 0 कर देना, मैक्सिमम निकल आएगा। 6 the acceleration of particle traveling straight line is this where k is a constant x equals to 0, this initially determines the velocity of the particle as a function of time। कुछ नहीं है, सारे के सारे इंटीग्रेशन प्रॉब्लम है। k बाई v को dv बाई dt से इक्वल करके फिर इंटीग्रेट कर दो। क्वेश्चन नंबर 7 dv बाई dt इज दिस इनिशियल एक्सीलरेशन वेलोसिटी, जहाँ पे एक्सीलरेशन 0 हो जाता है। तो dv बाई dt ये हो गया, इसको इंटीग्रेट करना, v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम से a एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा, वहाँ पे एक्सेलरेशन को 0 पुट कर देना तो मिल जाएगा। आई थिंक वेलोसिटी तो मिल ही गया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और एक्सेलरेशन वहाँ से मिल जाएगा। तो कुछ एल के टर्म में कुछ आता है, एक ही इसी इंटीग्रेशन फॉर्मूला पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 8 डिटरमाइन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। कुछ था क्या इसमें? नहीं था। क्वेश्चन नंबर 9 a as a function of time is given, same x coordinate at t equals to 5 and as t equals to 0। so at दिया है, vt निकालो, vt से x as a function of position as a function of time निकालो, at t equals to 5 t equals to 0 क्या पोजीशन है निकालो, मिल जाएगा सब कुछ। then 10 क्वेश्चन नंबर 10 v0 x0 t0 डिटरमाइन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इसमें भी कुछ नहीं है, वो इंटीग्रेशन ही होगा। dv बाई dt वो एक ही फॉर्मूला बार बार यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में वेलोसिटी दिस x in millimeter and acceleration of the particle at x equals to this। तो इसमें भी क्या है, वही तो है, v equals to dx by dt, वहाँ से dx over x dt ऐसे इंटीग्रेट कर देना तो आई थिंक आ जाएगा x एज अ फंक्शन ऑफ समथिंग। तो वहाँ से तुम निकाल लोगे, t निकल आया, एक बार t निकल गया तो एक्सीलरेशन और बाकी कुछ जो भी है निकाल पाओगे। देन 12 2ti 3t square j
particle initially at rest, find the velocity of the particle at time t equals to 2. आई थिंक हो जाएगा इंटीग्रेशन से. क्वेश्चन नंबर 13 is this. Okay, v is the velocity of the particle, determine the maximum height reached by the particle. तो इसको भी v dv by dx उसी फॉर्मूले से होगा. सो v dv by this g plus kv square और dx एक तरफ, देन इंटीग्रेट करना, देन x एज अ फंक्शन ऑफ v आ जाएगा. इतना हेल्प काफ़ी है, बाकी तुम निकाल पाओगे. क्वेश्चन नंबर 14, if the velocity v of a particle moving along a straight line decreases linearly corresponding 0, so velocity decreases with its displacement. मतलब वो सेम फॉर्मूला v dv by dx. Determine the acceleration of the particle when x equals 15 so that particle never reaches x equals to 30 meter displacement. ये सारे easy problems है. Particle, question number 15, particle is moving along a straight line with acceleration this t is in seconds. Determine velocity, position, function of time. Assume that initially the particle starts from rest. तो ये सारे प्रॉब्लम्स एकदम इजी लेवल के थे. इंटीग्रेशन के अलावा कुछ है ही नहीं. सारे प्रॉब्लम्स सिर्फ इंटीग्रेशन से ही होंगे. फिर भी अगर कुछ डाउट रहता है कि ये प्रॉब्लम मुझसे नहीं बना, तो कमेंट में एक बार लिख देना. जब अगली क्लास होगी डिस्कशन की, उसके एंड में मैं डिस्कस कर दूंगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 1. तो जो ग्राफ वाले प्रॉब्लम्स थे ये भी आते हैं बहुत जेईई मेंस में, तो थोड़ा बहुत मैं दिखा देता हूँ. तो फर्स्ट प्रॉब्लम से ही चालू करते हैं. So a two-stage missile is fired vertically from rest with the acceleration shown in 15 seconds. The first stage burns out and the second stage ignites. Plot the VT and ST graphs which describe the two-stage motion of the missile for 0 to 20 seconds. तो मैं 3 एक साथ ही ड्रॉ करूँगा. Okay, so this is 15 second and this is 20 second. Okay, so acceleration time, velocity time and position या displacement कह लो, displacement as a function of time. तो जो ग्राफ का कन्वर्जन होता है, तो जब देखो मेंस में तो ऑप्शन रहेंगे तो तुम देख के ही बता दोगे कि हाँ ये इसका ग्राफ है, क्योंकि ए से जब हम वी आते हैं, जैसे मैंने फर्स्ट पेज के डिस्कशन के टाइम मैंने बताया था कि जब ए से वी, वी से एस, तो ये हम इंटीग्रेशन से आते हैं. एंड यहाँ से वी, वी से ए, तब डिफरेंशिएट करते हैं. तो जब इंटीग्रेशन करते हैं तो जो फंक्शन होता है जिसका, उसका पावर, हाईएस्ट जो मैक्सिमम पावर होता है वो इंक्रीज करता है. जैसे अगर a इक्वल्स टू के टी है तो v अगर तुम निकालोगे तो k टाइम टी स्क्वायर बाई 2, मतलब इसका एक पावर इंक्रीज हो गया. और हमें पता है कि जब पावर 0 है तब स्ट्रेट लाइन आता है, पावर मतलब कांस्टेंट आता है. जब पावर 1 है तब लीनियरली इंक्रीज करता है, और जब पावर 2 एंड मोर होता है तब ग्राफ ऐसा होता है. ऐसा ही होता है सारे ग्राफ, 2 के मोर जो होते हैं, 3, 4, 5. तो तुम इसे देख कर ही बता सकते हो. तो जैसे यहाँ पे ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो एक पावर बढ़ेगा, तो 0 से 1 होगा, और 0 से 1 जब होगा
इसका मतलब वो लीनियरली इंक्रीज करेगा। तो ये ग्राफ होगा। एंड यहाँ पे भी अगर देखो तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो स्लोप कुछ अलग हो जाएगा, क्योंकि जिनको याद है कि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया है दैट इज द वेलोसिटी, तो यहाँ पे एरिया अलग है, यहाँ पे एरिया अलग है, तो चेंज तो होगा स्लोप, बट ये भी ऐसा ही स्ट्रेट लाइन कुछ होगा। तो ये दो वैल्यूज तुम निकाल लेना, ठीक है। अब जब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? देखो इसमें कैलकुलेशन तो बहुत होगा, मैंने कैलकुलेशन किया नहीं, मैंने सिर्फ तुमको प्रोसेस बता दिया। अब तुम कैलकुलेशन करना, dv/18dt इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट करके निकालना कि वेलोसिटी क्या आता है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे क्या है। सो इंटीग्रेशन करके निकालना तुम्हारा पार्ट है, मैं सिर्फ तुमको एक हिंट दे रहा हूँ कि कैसे हो रहा है ये प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पे अगर ठीक से देखो तो मैं तुमको थोड़ा दिखाता हूँ। ओके वेट, दिख रहा है? दिस इज द एरिया अंडर द कर्व। ओ माय गॉड, रुको रुको, इसमें प्रॉब्लम हो गया, हो जा ठीक से, हाँ हो गया। सो दिस इज एरिया अंडर द कर्व। तो जैसे कि तुमको पता है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन इज नथिंग बट एरिया अंडर द कर्व विथ साइन कन्वेंशन, तो तुम निकाल पाओगे, यहाँ से डायरेक्टली निकाल देना, इंटीग्रेशन बिना इंटीग्रेशन के भी तुम निकाल पाओगे कि एरिया अंडर द कर्व क्या आता है। तो दिस इज ए ट्राइंगल, दिस इज ट्रेपेजियम, तो निकाल लेना एरिया क्या आता है। तो वही एरिया वैल्यू होगा डिस्प्लेसमेंट एट 15 सेकेंड एट 20 सेकेंड। तो मैं नहीं निकालूंगा, वो तुम्हारा पार्ट है, मैं इंट्यूशन से क्या होगा वो बता देता हूँ। क्योंकि फिर से तुम इंटीग्रेशन करोगे तो पावर एक फिर से बढ़ेगा, तो यहाँ पे पावर जैसे t की पावर 1 था तो बढ़ के t स्क्वायर होगा। t स्क्वायर जब होगा उसका मतलब ग्राफ कुछ ऐसा होगा, एंड यहाँ पे भी कुछ ऐसा होगा। तो ये इंट्यूशन से है, बाकी तुम कैलकुलेशन करके निकालना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 तो सारे के सारे ऐसे ही निकालना पड़ेंगे तुमको, तो तुम निकाल पाओगे आई थिंक। तो मैं अब कौन सा प्रॉब्लम डिस्कस करूँ? 3 कर पाओगे ना? अरे एक ही तो है सारे के सारे प्रॉब्लम्स। जैसे क्वेश्चन नंबर 4, motorcyclist starting from west travels along a straight road and for this it has an acceleration as shown, draw the VT graph, distance travel in 10 सेकेंड। तो जैसे कि तुमको एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ दिया गया है, इसको थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, ओके। तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का जो मतलब एरिया है दैट इज वेलोसिटी। तो तुम यहाँ से वेलोसिटी निकालना, वेलोसिटी निकाल के, अच्छा वीटी ग्राफ ही तो पूछा है, ओके। तो ये तो एक बार में ही हो जाएगा। तो ड्रॉ कर लेने दो, ये रहा मेरा 6 सेकेंड एंड दिस इज माई 10 सेकेंड। तो इनिशियली ग्राफ इज लाइक दिस, यहाँ से यहाँ और यहाँ से, सॉरी यहाँ से यहाँ। अब एरिया अंडर द कर्व, अब देखो इंट्यूशन से क्या कह सकते हो तुम कि ये जो एरिया अंडर द कर्व है एंड दिस दैट इज गोइंग टू बी द
velocity at 6 and 10 सेकेंड। तो अब यहाँ पे क्योंकि ये सेकेंड पावर का है, तुम्हें दिया गया है 1/6 t², तो इसकी जब इंटीग्रेशन तुम करोगे तो t³ आएगा, और t³ वो एग्जैक्ट ऐसे ही दिखता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है बट मतलब ऐसे ही दिखता है, तो इसमें भेद आएगा नहीं। तो ये इंट्यूशन से जब ऑप्शन में होगा तब तुम कर सकते हो, अदरवाइज तुमको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे ये कांस्टेंट है, तो इसका जो ग्राफ होगा वो ऐसे होगा। अब ये तुम निकाल सकते हो आराम से, तो निकालना, ये ग्राफ प्रॉब्लम्स बहुत इजी है। तो मैं एक लास्ट ग्राफ दिखा देता हूँ तुमको, कौन सा दिखाऊं? चलो क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट वही दिखा देता हूँ। तो ये रहा मेरा ग्राफ। चार गैप हैं, 1 2 3 4। तो ये तो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। अब इंट्यूशन से क्या होगा तुम बताओ? ये लीनियर है तो पावर 1 बढ़ेगा, ये कांस्टेंट है तो ऐसे हो जाएगा, फिर पावर बढ़ेगा, और यहाँ पे घट रहा है तो ऐसे आ जाएगा। समझ पा रहे हो ना? तुम ये भी कह सकते हो कि इसका जो एरिया है वो तो पॉजिटिव है, इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव होगा, बट ये डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ऐसे इंट्यूशन से हो जाता है, और उसके बाद तुम्हें कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा एग्जैक्ट निकालने के लिए, ठीक है। तो निकाल लेना तुम एग्जैक्ट क्या आता है। तो ये रहा हमारा ग्राफ प्रॉब्लम्स, तो यहाँ पे फिनिश होता है। नाउ कौन सी प्रॉब्लम्स बच गया? ओके, 5 and 6 नंबर पेज। तो देखो 5 नंबर पेज पे जो है, particle starts from the origin at t equals to 0 with the velocity this moves with the xy plane। ये प्रॉब्लम्स प्लेनर मोशन पे बेस्ड है। मैंने हर एक कॉन्सेप्ट पे तुमको सवाल दिए हैं, तो आई थिंक नो कंसेप्ट विल बी लेफ्ट देयर टू रिवाइज। तो और जो मैं देता जाऊँ ना वो करते जाना, छोड़ना मत एक भी, एक्स्ट्रा टाइम देके करना। तो ये प्रॉब्लम्स है तो आसान ही, तो चलो एक दो डिस्कस कर देते हैं। देखो मेंस के प्रॉब्लम, जो सच्ची बात बताता हूँ कि डिस्कस करने लायक होते नहीं, कि मेंस के प्रॉब्लम डिस्कस करो। जो मेरे चैनल पे प्रॉब्लम्स है उनकी कंपैरिजन में अगर देखें तो ये तो कुछ है ही नहीं, तो फिर भी डिस्कस होता है तो एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। तो particle starts from origin t equals to 0, velocity this moves in the xy plane with a constant acceleration, and at the instant the particle's x coordinate is 32 meter, what are its y coordinates?
तो ये प्रॉब्लम्स तुमको ब्रेक कर लेने हैं। जब भी जो प्लानर मोशन वाले प्रॉब्लम है उनको तुम एक्स और वाई में ब्रेक कर दो। तो एक 4 मीटर पर सेकेंड से सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन इधर है और एक 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन इधर है। पार्टिकल starts from the origin at t equals to 0 with a velocity of 8 मीटर पर सेकेंड इस तरफ जाता है। at the instant the particle's x coordinate is 32। तो क्योंकि इस पे एक एक्सेलरेशन इस तरफ लग रहा है तो पार्टिकल ऐसे मूव करता जाएगा। तो अगर मैं कोऑर्डिनेट ड्रॉ करूं, ये कोऑर्डिनेट इनिशियली पार्टिकल ऐसा था, वेलोसिटी इस तरफ था, बट ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन ये कुछ ऐसे मूव करता जाएगा। और जब 32 होगा एक्स कोऑर्डिनेट तब वाई कोऑर्डिनेट तुम्हें निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे? कुछ नहीं, वेलोसिटी एक्सेलरेशन सब कुछ दिया हुआ है इनिशियली। तो इनिशियली ये t इक्वल्स टू 0 पे था और वेलोसिटी भी इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो था वो 8 था इधर। तो y कोऑर्डिनेट तुम्हें पता चल गया कि ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इन y डायरेक्शन। तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकाल लेना 8t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक कितना था 2 टी स्क्वायर और t कितना है, t तुम वर्टिकल वेलोसिटी से निकाल लोगे कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा था, सॉरी 0 वेलोसिटी था इनिशियली, एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, डिस्प्लेसमेंट 32 था, तो हाफ 4 टी स्क्वायर सेम टाइम पे ही पहुंचेगा। तो t यहाँ से निकल गया, कुछ जो भी निकला उसको यहाँ से पुट करना, y निकल जाएगा, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना, स्पीड आ जाएगा। तो बहुत आसान प्रॉब्लम्स है, कुछ है नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन अलोंग दिस पैराबोला पे 5t, डिटरमिन द पार्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन व्हेन t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। ये तुम करना, एक प्रॉब्लम तुम करो, मैं क्वेश्चन नंबर 3 बताता हूँ। देखो 3 में है क्या कि अगर तुम डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग टाइम t, तुम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करने जा रहे हो, जो तुम्हें आंसर देगा नहीं, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम आ जाता है कि इसलिए तुमको क्या करना है, यहाँ से पहले वेलोसिटी निकालो, ठीक है, एंड वेलोसिटी इनटू टाइम कर देना, वो तुमको डिस्टेंस दे देगा। तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे, x को डिफरेंशिएट करो, y को डिफरेंशिएट करो, तो वेलोसिटी vx vy आ जाएगा। सो नेट वेलोसिटी होगा vx स्क्वायर vy स्क्वायर। तो यहाँ से वेलोसिटी आ गया और इस वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर देना, तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, k t1 minus alpha t when k alpha are positive constant, the equation of the particle's trajectory। ये तो लल्लू सवाल है, वेलोसिटी v एक्सेलरेशन a वो निकाल पाओगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, dv by dt इक्वल्स टू दिस। तो ये एकदम क्या बोलूं, डिफरेंशिएट करने से ही हो जाता है। तुम इसको डिफरेंशिएट करो, v क्या है, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, तो वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दो, तो 1/2 रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। देन इसको अंदर वाले को डिफरेंशिएट करूंगा तो 2vx dvx by dt that is ax plus 2vy dvy by dt that is ay। now vx ax plus vy ay, तो इसको देखते ही तुम्हें पता चल जाएगा कि ये a डॉट v है, क्योंकि जिनको याद है वेक्टर तो उनको ये भी याद होगा कि डॉट प्रोडक्ट
कैसे होता है, कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे तुम अगर v को वी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप एंड a को ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, और अगर इनका डॉट प्रोडक्ट लोगे तो वी एक्स ए एक्स वी वाई ए वाई आ जाएगा, और ये टू तो कैंसिल हो गया, तो ये आराम से प्रूव हो गया। 6 एकदम नहीं है बताने जैसा, जिनको ये नहीं आता वो क्या करेंगे, आसान वाले प्रॉब्लम्स है। मैग्नीट्यूड ऑफ द रॉकेट वेलोसिटी एक्सेलरेशन व्हेन इट रीचेस एन अल्टीट्यूड ऑफ 80 मीटर। इसमें तुम ओरिजिन को जो शिफ्ट कर देना चाहते हो ना, वो कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फालतू में थोड़ा मतलब फर्स्ट पार्ट तो हो जाता है आसानी से शिफ्टिंग से, फिर तुम्हें वो सेकंड पार्ट के लिए 80 माइनस 40 ऐसा करना पड़ता है, तो वो नहीं करो तो भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन t इक्वल्स टू 0 पे ये वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल्स टू 2, तो ये भी आसान है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। ओके, जो क्वेश्चन नंबर 8 है, तो इसमें जो थॉट यूज किया गया है यहाँ पे, तो बोल दिया गया है assume that the bag was released from the balloon with the same velocity, परंतु ये थॉट बहुत प्लेसेस पे तुमको मिल जाएगा जहाँ पे तुमको ये लिखा नहीं होगा कि एज्यूम कर लो, वो तुम्हें खुद एज्यूम करना पड़ेगा। जैसे कोई चलती बस से अगर जंप कर दे तो वो बस की जो वेलोसिटी होगा उसी वेलोसिटी को लेकर जंप करेगा, तो वैसे ही अगर कोई चलती चीज से तुम कुछ चीज बाहर फेंक देते हो तो वो सेम वेलोसिटी कैरी करेगा जो वो ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट कर रहा था। तो ये थॉट इम्पोर्टेंट है, लेकिन प्रॉब्लम में कुछ था नहीं कि प्रॉब्लम आसानी था। तो यू एक्स यू वाई दोनों में ब्रेक कर लेना, एक एक्स की तरफ वेलोसिटी, एक वाई एक्सिस की तरफ वेलोसिटी, ब्रेक करके वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 50 मीटर, वहाँ पे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करके कर लेना, तो स्पीड भी मिल जाएगा वहाँ से आई थिंक, और यहाँ से टी मिल जाएगा, और जो वेलोसिटी है वो तुम वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh इससे कर सकते हो। तो ये भी आसान प्रॉब्लम था। और जो लास्ट प्रॉब्लम्स है 12 to 17, ये सारे प्रॉब्लम्स मोशन अंडर ग्रेविटी है ना, तो कुछ था नहीं वैसा कि हाँ, सारे वो सेम थॉट्स पे बेस्ड थे कि कुछ फार्मूला जो हम याद करते हैं, तो ऐसा फार्मूला भी शायद पूछा गया था आई थिंक, वी नॉट नहीं पूछा गया, तो कुछ मेरे को याद है कि मोशन अंडर ग्रेविटी था कि कुछ रिजल्ट थे, तो डिस्कस करो क्या यहाँ पे, छोड़ो तुम खुद पढ़ना। तो वो जो रिजल्ट्स थे वी नॉट ओवर जी, डायरेक्ट जो याद करने थे वैसे कुछ रिजल्ट्स याद कर लेना, याद नहीं है तो फिर से देख लेना। टू वी नॉट ओवर जी टोटल टाइम टू फ्लाइट जो था, तो ऐसे थॉट्स यूज होंगे। तो लास्ट की ये 6 प्रॉब्लम्स है, इनमें डिस्कस करने वाला है नहीं कुछ ऐसा, तो देखता कौन सा 15 डिस्कस करते हैं। चलो एक ही डिस्कस करूंगा, दैट इज 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 12 13 14 में है नहीं कुछ ऐसा डिस्कस करने वाला। 2 सेकेंड आफ्टर फेंका गया, व्हेन दे कोलाइड, तो चलो एक बार बोल ही देते हैं, कोलाइड कब करेगा। बोथ ऑफ देम आर प्रोजेक्टेड विथ सेम वेलोसिटी, both of them
हैव सेम एक्सेलरेशन g, तो कोलाइड कब करेगा? जब पहला वाला घूम के लौट आएगा और ये जा रहा होगा ऊपर, तब कोलाइड होगा दोनों का। तो अब समझ लो क्या करना है। ओके 13 उसी का एक ही प्रॉब्लम है, उसको सिर्फ नंबर की जगह जैसे V0 T0 दिया गया है। 14 ओके 25 मीटर पे अनदर स्टोन ड्रॉप किया गया, बोथ स्टोन्स रीच द बॉटम ऑफ द टावर साइमल्टेनियसली। तो ये अगर टावर है, सॉरी ये टावर है तुम्हारा, तो यहाँ से लॉन्च किया गया, जब 5 मीटर ये नीचे आ गया तब और एक लॉन्च प्रोजेक्ट किया गया, ड्रॉप किया गया 25 मीटर बिलो इट। ये 5 मीटर, ये 20 मीटर, तो यहाँ से और एक स्टोन ड्रॉप किया गया, दोनों एक ही साथ जमीन पे आए। तो हाइट फाइंड करो ऑफ द टावर। तो यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी इसने क्या गेन की थी लिख लेना। तो इसने यहाँ से यहाँ तक जो ट्रैवल किया टी टाइम पे, इसने यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल किया टी टाइम पे। तो इसको अगर टोटल हाइट h मान लो तो दिस इज h माइनस 25। यहाँ से तुम निकाल लोगे कि h माइनस 25 इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, जीरो से ड्रॉप किया गया है हाफ ए टी स्क्वायर, या कुछ और इक्वेशन लगा लेना और यहाँ पे भी निकाल पाओगे। तो इसमें भी कुछ था नहीं। ओके चलो 15 पे आ जाते हैं। एक एलिवेटर है, एलिवेटर जिसकी कोई सीलिंग है नहीं। तो ऐसा एक एलिवेटर है जिसका कोई सीलिंग नहीं है, ये सीलिंग लेस है। तो एक बॉय यहाँ पे, बॉय है ना कुछ, हाँ बॉय ऑन द एलिवेटर थ्रोज अ बॉल डायरेक्टली अपवर्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 2 मीटर अबव द एलिवेटर। तो ऐसा एक बॉय है छोटा सा नन्हा सा, तो उसने उसकी जो हाथ है वो 2 मीटर हाइट पे था, उसने एक बॉल ड्रॉप किया, एक बॉल को फेंक दिया ऊपर की तरफ डायरेक्टली अपवर्ड ऐसे, ये 2 मीटर था। जस्ट एज द एलिवेटर फ्लोर इज 28 मीटर अबव द ग्राउंड। जब ये एलिवेटर का जो फ्लोर था ये 28 मीटर अबव था। इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉल इज 20 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू द एलिवेटर। तो विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड क्या होगा, तो ये वो रिलेटिव वेलोसिटी वाला टच आ गया जो कि हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मैं थोड़ा सा याद दिला दूं कि ये जो इक्वेशन है ये बहुत यूज होने वाला है। वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट with respect to ground is equals to velocity of that object with respect to a reference frame and velocity of that reference frame with respect to ground। ये जो फॉर्मूला है ये बहुत यूज होगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी के जितने प्रॉब्लम्स थे सब में ये यूज होगा। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा यूज होगा ये प्रॉब्लम में। तो इसका यूज हम कैसे करेंगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड हमें निकालना है। हमें वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस, रेफरेंस यहाँ पे क्या है, एलिवेटर खुद है। तो विद रिस्पेक्ट टू द एलिवेटर प्लस वेलोसिटी ऑफ द एलिवेटर विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, वो भी हमको पता है ना 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से मुझे वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड मिल जाएगा। मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड डज द बॉल रीच, तो 28 प्लस 2 ये तो होगा ही, और ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है विद इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 30 मीटर पर सेकेंड आएगा। जब तुम वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालोगे सो वो 30 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो उससे वो कितना हाइट तक पहुंचता है, मतलब जब तक उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं हो जाता, तो वो निकाल लेना।
तो मैक्सिमम हाइट जितना आएगा। और सेकेंड पार्ट जो है, हाउ लॉन्ग डज द बॉल टेक टू रिटर्न टू द एलिवेटर फ्लोर, ये तो वो सेम प्रॉब्लम्स है, जैसे एक ऊंची जगह से फेंकी गई थी और कब आएगा, तो वो हाइट 2 मीटर मान लो। तो ये प्रॉब्लम्स तुमने किए हैं तो वो तुम कर पाओगे। तो बाकी प्रॉब्लम्स मैं नहीं डिस्कस करूँगा क्योंकि ये सेम प्रॉब्लम्स है। फिर भी अभी तक जितना ये 3 पेजेस, टोटल 6 पेजेस डिस्कस हुआ, अगर कुछ भी डाउट है अभी, बिना ट्राई किए पूछोगे तो मैं नहीं बताऊंगा। अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट करने के बाद फिर भी अगर डाउट रहता है तो कमेंट में लिखना, मैं अगली क्लास में उसको डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो आज डिस्कशन को यही विराम देते हैं। तो कमेंट में ज़रूर लिखना कि डिस्कशन कैसा लगा और कैसे मुझे और अच्छी तरीके से डिस्कशन करना चाहिए। तो तुम्हारा जो ओपिनियन है वो ज़रूर लिखना। बहुत लोगों को लग सकता है कि ये तो इतना ज़्यादा डिस्कस करने की क्या ज़रूरत है, तो आसान प्रॉब्लम्स थे, जो टफ थे उसी को सिर्फ डिस्कस करना चाहिए था। और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स तुमने डिस्कस ही नहीं किए, ये तो फालतू का डिस्कशन था। तो जो भी व्यू है वो लिखना, मैं देखूंगा कि क्या करना चाहिए अगले डिस्कशन से। ठीक है, तो चलो बाय, कीप एक्सप्लोरिंग बियॉन्ड योर विजन। थैंक यू।